हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस। सो जैसे कि यू नो वेरी वेल कि वी आर डिस्कसिंग अ क्वेश्चन सेशन ऑन द सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में आपका जो सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स, इसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। सम ऑफ द डिस्कशंस वी हैव ऑलरेडी डन, कुछ डिस्कशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे अब मैं अभी आपसे फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करूंगा। एंड ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो ये बेसिकली आपका एक टॉपिक होता है सॉइल मैकेनिक्स में कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल्स। कॉम्पैक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो प्रैक्टिकली भी बहुत यूजफुल होता है हमारे लिए, साथ ही साथ जो हमारे लिए एग्जामिनेशन पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एसएससी, जेईई या फिर किसी भी जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम में एक हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अपना शुरू करते हैं क्वेश्चन सेशन। ठीक है, सबसे पहले अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसको मैं रीड कर देता हूँ पहले आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन है आपके पास कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द अबव। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द अबव। बेसिकली यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं, तो हमें इसमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, अब ऑप्शंस हैं हमारे पास। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज अ नेचुरल प्रोसेस ड्यूरिंग विच एयर इज रिमूव्ड। बी ऑप्शन है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज मैकेनिकल प्रोसेस ड्यूरिंग विच वाटर इज रिमूव्ड। And the next option is that compaction of soil is mechanical process during which air is removed. And the next option is that compaction of soil is artificial process during which both air and water is removed. तो सबसे पहला इसमें जो हमारे लिए है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारे पास है, हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पैक्शन। एक्चुअली क्या होता है कॉम्पैक्शन। अगर हमें कॉम्पैक्शन के बारे में पता है, सो वी कैन इजीली आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए क्या करते हैं हम कॉम्पैक्शन में, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कॉम्पैक्शन क्या होता है, जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली कर पाओगे। कॉम्पैक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो हमें करना होता है। ठीक है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर करते हैं। मान लीजिए आप कोई भी सॉइल से कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, या फिर आप कहीं पर भी, मान लीजिए कहीं पे आप कंक्रीटिंग कर रहे हो, कंक्रीट से आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो, सो एवरीवेयर यू विल हैव टू मेक द कॉम्पैक्शन। आपको हर जगह पे कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अब करते क्या है हम कॉम्पैक्शन में, पॉइंट ये आता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस कि हम कॉम्पैक्शन में क्या करते हैं, तो वो देखते हैं हम। कॉम्पैक्शन, देखिए कॉम्पैक्शन में क्या करते हैं हम। कॉम्पैक्शन क्या होता है बेसिकली, ये बेसिकली एक हमारे पास मैकेनिकल प्रोसेस होता है। सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, बेसिकली एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है, या फिर आप कह सकते हैं इसे कि एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है। इट इज ए मैकेनिकल प्रोसेस और यू कैन से इट इज ए आर्टिफिशियल प्रोसेस। मैकेनिकल या फिर आर्टिफिशियल बोलने का मतलब क्या है कि हम इसको करते हैं आर्टिफिशियली, हम किसी मैकेनिकल डिवाइस के हेल्प से कॉम्पैक्शन करते हैं। ठीक है, देखो किसी भी प्रोसेस के, किसी भी चीज के होने के पीछे 2 रीजन हो सकते हैं। या तो वो चीज अपने आप नेचुरली हो रही है, ठीक है, नेचुरली हो रही है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, या फिर दूसरी चीज कि हम उसको कर रहे हैं किसी मैकेनिकल डिवाइस के हेल्प से। तो जो कॉम्पैक्शन होता है, कॉम्पैक्शन हम करते हैं, देयरफॉर इट इज ए आर्टिफिशियल प्रोसेस और यू कैन से दिस इज ए मैकेनिकल प्रोसेस। सो कुछ डिवाइस होते हैं हमारे पास डिफरेंट तरह के, कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं जिनके हेल्प से हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं। तो इसमें एक पॉइंट तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर हुआ, दिस इज ए मैकेनिकल प्रोसेस, या फिर आप कह सकते हैं दिस इज ए आर्टिफिशियल प्रोसेस, इट इज नॉट ए नेचुरल प्रोसेस। अब बात यह आती है कि कॉम्पैक्शन में हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इन कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन बेसिकली क्या होता है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है इन विच द सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टुगेदर टू कम इनटू ए क्लोजर स्टेट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये जो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बोली है, भी आपको थोड़ी सी टफ से दिखाई दे रही होगी कि पता नहीं मैंने कितना बड़ा सेंटेंस बोल दिया, बट एक बहुत सिंपल सा इसका मीनिंग है। कॉम्पैक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास आने के लिए फोर्स करते हैं, किसकी हेल्प से, बाय मींस ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस। बहुत तरह के आपके पास मैकेनिकल डिवाइस होते हैं, रोलर्स होते हैं, वाइब्रेटर्स होते हैं, रैमर्स होते हैं, अलग अलग डिवाइस के हेल्प से आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू फोर्स द सॉलिड पार्टिकल्स टू कम इनटू ए क्लोजर स्टेट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊं तो आपको पता है कि किसी भी सॉइल मास के अंदर 2 चीजें आपको हमेशा देखने को मिलती हैं। एक क्या होता है, एक होता है सॉइल सॉलिड्स, ये जो सॉलिड पार्टिकल मैंने यहाँ पर बनाकर दिखा रखे हैं, ये आपको किसी भी सॉइल के अंदर हमेशा देखने को मिलेंगे।
एंड एक होते हैं इन सॉलिड्स के बीच में ये इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स, ठीक है, दीज आर द वॉइड्स इनसाइड दीज सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, these are solid particles and these are the interconnecting voids inside these solid particles. अब इन voids के अंदर ये जो स्पेस है, खाली स्पेस जो है इन सॉलिड्स के बीच में, यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस में आपका एयर भी प्रेजेंट हो सकता है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन पूरे के पूरे voids के अंदर एयर रहे, या फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन voids के अंदर वाटर रहे पूरे के पूरे voids में, या फिर देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि कुछ voids के अंदर एयर हो सकता है एंड सम पोर्शन ऑफ द voids इज ऑक्यूपाइड बाय द वाटर ऑल्सो. कुछ पोर्शन एयर ऑक्यूपाई कर सकता है, कुछ पोर्शन आपका वाटर भी ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है. तो अब इस पे आते हैं. देखो सबसे पहले मैं एक पॉइंट लिख देता हूं यहाँ पे, कैसा प्रोसेस होता है. दिस इज ए मैकेनिकल प्रोसेस या फिर आर्टिफिशियल प्रोसेस, आर्टिफिशियल प्रोसेस, ठीक है. अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, हम इस सॉइल के ऊपर कुछ डिफरेंट मैकेनिकल डिवाइसेस के हेल्प से लोड अप्लाई करवाएंगे. वी विल अप्लाई द लोड ओवर दिस पर्टिकुलर सॉइल मास विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मैकेनिकल डिवाइसेस. जिससे क्या होगा, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है. तो ये हम यहाँ पे हम लोड अप्लाई करवा रहे हैं, लोड अप्लाई करवा के बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इन सॉलिड पार्टिकल्स को एनर्जी अप्लाई करेंगे. हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोड अप्लाई करवा रहे हैं, लोड अप्लाई करवाकर आप इन सॉलिड पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड करोगे एंड दैट एनर्जी, उस एनर्जी की वजह से ये सॉलिड पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझ में आया कि कॉम्पैक्शन, जो भी मैंने डेफिनेशन बताई है, क्या मतलब होता है कि कॉम्पैक्शन इज अ मैकेनिकल प्रोसेस इन विच वी फोर्स दीज सॉलिड पार्टिकल्स टू कम इनटू ए क्लोजर स्टेट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है. अब यहाँ पे इतना हमें क्लियर हुआ है, यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, आपके सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो पास आना शुरू हो जाएंगे. अब मैं एक डायग्राम तो मैंने यहाँ पर ये बना रखा है, इसका मैं आपको दूसरा इधर डायग्राम बनाकर दिखाऊंगा. सो दिस इज द फर्स्ट केस जिसमें हमने यहाँ पे इतने गैप पे, इतना दूरी पे आपके सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. अब आपने क्या किया, इनके ऊपर लोड अप्लाई करवाया, लोड की हेल्प से इसको एनर्जी मिली पार्टिकल्स को, जिससे वो क्या होंगे, पास आना शुरू हो जाएंगे. अब देखो एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ये पार्टिकल्स पास आएंगे, देखो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं आपका, ये जो बीच में ये जो खाली स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट था, इस खाली स्पेस में मूव करना शुरू करेंगे. These solid particles will try to move in this empty space. ये इस खाली स्पेस में मूव करना शुरू करेंगे ना. पास आने का मतलब यही तो है कि ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मतलब ये इस खाली स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है. तो ये सॉलिड पार्टिकल्स इस स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे. लेकिन एक पॉइंट अब यहाँ पर ये दिमाग में आना चाहिए कि अगर सॉलिड पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, वो इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिसन टू दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली. तो यहाँ पे जो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट थी, यहाँ पे ऑलरेडी कौन प्रेजेंट था इस खाली स्पेस में, इस खाली स्पेस में ऑलरेडी आपका या तो वाटर प्रेजेंट रहेगा, या फिर एयर प्रेजेंट रहेगा, या फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि दोनों चीजें प्रेजेंट हो सकती हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट थी उसको क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, उसको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा. ये पॉइंट आपको बिल्कुल इजीली समझ में आना चाहिए. बहुत सिंपल सा मैंने पॉइंट समझाने की कोशिश करी है कि अगर सॉलिड पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, मतलब अगर वो इस स्पेस को ऑक्यूपाई करना शुरू करेंगे, तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे इस खाली स्पेस में जो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट थी उसको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा. तभी तो सॉलिड पार्टिकल्स के यहाँ पे पास आने का स्पेस क्रिएट होगा, ठीक है. तभी तो वो यहाँ पे मूव कर पाएंगे, इस स्पेस में आ पाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे जो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट थी उसको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा. अब यहाँ पे कौन था, यहाँ पे वाटर था या फिर एयर था या फिर दोनों प्रेजेंट थे. हम मानकर चलेंगे अपनी सॉइल को कि आपके सॉइल में ये जो वॉइड्स हैं इनके अंदर एयर भी प्रेजेंट है एंड इनके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है, इनके अंदर एयर भी प्रेजेंट है एंड इनके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है. तो सॉलिड पार्टिकल्स के पास आने के लिए, स्पेस क्रिएट होने के लिए, सॉलिड पार्टिकल्स को स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि वो यहाँ पे पास आ सके, यहाँ पे जो चीज प्रेजेंट थी वो बाहर जाएगी. अब पॉइंट ये आता है, यहां से वाटर भी बाहर जा सकता था, यहां से एयर भी बाहर जा सकती थी. लेकिन अगर हम कॉम्पैक्शन की बात करें तो कॉम्पैक्शन प्रोसेस में क्या होगा, इन कॉम्पैक्शन प्रोसेस व्हाट विल हैपन,
air will go out from these voids. This is the point of reference. This is a very very important point. अगर voids में से air बाहर जा रही है, if the air is going out of the voids, तो उस प्रोसेस को हम कॉम्पैक्शन के अंदर कंसिडर करते हैं। अब देखो दूसरी पॉसिबिलिटी भी थी यहाँ पे कि हो सकता था कि यहाँ से वाटर बाहर जाए, लेकिन अगर वॉइड्स में से वाटर का एक्सपेल्शन हो रहा है अगर वॉइड्स में से, तो उसको आप कॉम्पैक्शन के अंदर कंसिडर नहीं करोगे, उसको आप कंसिडर करते हो कंसोलिडेशन के अंदर। ठीक है, वो एक अलग पूरा प्रोसेस होता है, अलग पूरा का पूरा एक आपका डिफरेंट टॉपिक है, उसको हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। बट ये यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता लगे वो क्या पता लगे कि पहली बात तो मैकेनिकल प्रोसेस है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है, जिसमें आप लोड अप्लाई करवा रहे हो और लोड अप्लाई करवाकर आप कोशिश कर रहे हो इन सॉलिड पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास पास लेकर आने की। तो जब सॉलिड पार्टिकल पास पास आएंगे तो उनको पास पास आने के लिए यहाँ पे स्पेस चाहिए ना। अभी इस स्पेस को किसने ऑक्यूपाई कर रखा है? अभी इस स्पेस को वाटर एंड एयर दोनों ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो सॉलिड पार्टिकल्स के यहाँ पे मूव करने के लिए, स्पेस बनाने के लिए, यहाँ पे जो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है वो बाहर जाएगी। कौन सी चीज यहाँ पे है? एयर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मतलब एयर यहाँ से क्या होगा? एयर यहाँ से बाहर जाएगा। एयर विल गो आउट फ्रॉम दिस वॉइड्स, जिससे यहाँ पे स्पेस क्रिएट होगा एंड सॉलिड पार्टिकल्स इजीली इस स्पेस के अंदर मूव कर जाएंगे एंड मूव करके वो इस तरह से लाइक दिस, इस तरह से एक क्लोजर स्टेट में आ जाएंगे, इस तरह से एक क्लोजर स्टेट में आ जाएंगे। तो आई होप ये आपको डिस्कशन समझ में आया होगा। देखो अब ये कितना क्लोजर स्टेट में आ गए। पहले इनके बीच में इतना बड़ा खाली स्पेस प्रेजेंट था, लेकिन अब ये जो स्पेस था वो कितना रिड्यूस हो चुका, काफी कम हो चुका ना। ये हमें यहां से समझ में आना चाहिए। सो दिस इज एक्चुअली द कॉम्पैक्शन, यही होता है कॉम्पैक्शन। ये पूरी आपको डेफिनेशन इसकी समझ में आई होगी, क्या कर रहे हैं हम। सो आई रिपीट दिस अगेन, कॉम्पैक्शन इज ए मैकेनिकल प्रोसेस इन विच वी विल फोर्स द सॉलिड पार्टिकल्स, ये सॉलिड पार्टिकल्स को हम फोर्स करेंगे टू कम इनटू ए क्लोजर स्टेट ऑफ कॉन्टेक्ट, उनको एक दूसरे से पास पास लेकर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ लोड, बाय द एप्लीकेशन ऑफ लोड। ठीक है, एंड in the process of compaction the expulsion of air will takes place from the voids, expulsion of air will takes place from the voids, this is the point of reference। air का expulsion होता है compaction में, कंसोलिडेशन एक अलग चीज है, कंसोलिडेशन में होता है वाटर का एक्सपल्शन, लेकिन यहाँ पे कॉम्पैक्शन में क्या होता है? ओनली द एक्सपल्शन ऑफ एयर विल टेक्स प्लेस। सो ये आपका पूरा का पूरा कॉम्पैक्शन प्रोसेस मैंने यहाँ पे समझाया है। अब इसके ऑप्शंस पे आते हैं, जो 4 ऑप्शंस थे। ऑप्शन क्या थे आपके पास? ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज ए नेचुरल प्रोसेस ड्यूरिंग विच एयर इज रिमूव्ड। क्या कॉम्पैक्शन नेचुरल प्रोसेस होता है? नो, इट इज नॉट ए नेचुरल प्रोसेस, क्योंकि हम इसको आर्टिफिशियली करवा रहे हैं। ये नेचुरली थोड़ी हो रही है चीज, ठीक है, ये खुद से खुद थोड़ी हो रही है, हम करवा रहे हैं इसको। तो ये क्या है? एक आर्टिफिशियल है या फिर मैकेनिकल प्रोसेस है। बी ऑप्शन, ये मतलब ए ऑप्शन रॉन्ग है आपका। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज अ मैकेनिकल प्रोसेस ड्यूरिंग विच वाटर इज रिमूव्ड, ये भी गलत है। कॉम्पैक्शन में क्या होता है? एयर का रिमूवल होता है। ठीक है, एयर का रिमूवल होता है या फिर एयर का एक्सपेल्शन होता है वॉइड्स में से। सी क्या है आपके पास? कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज ए मैकेनिकल प्रोसेस ड्यूरिंग विच एयर इज रिमूव्ड, ड्यूरिंग विच एयर इज रिमूव्ड, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये इस क्वेश्चन का एक सही आंसर है कि कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज ए मैकेनिकल प्रोसेस ड्यूरिंग विच एयर इज रिमूव्ड। यही हमने अभी पूरा का पूरा डिस्कशन किया है कि एयर रिमूव होगी मैकेनिकली आप उसको रिमूव करवाओगे। डी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं? कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज आर्टिफिशियल प्रोसेस ड्यूरिंग विच बोथ एयर एंड वाटर इज रिमूव्ड, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कॉम्पैक्शन में क्या होगा? एक्सपल्शन ऑफ एयर विल टेक प्लेस फ्रॉम द वॉइड्स। ठीक, तो ये आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपके पास बेसिकली क्वेश्चन था, इसका आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, पूरी डेफिनेशन आपकी यहाँ से क्लियर हो चुकी है कॉम्पैक्शन की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक कॉम्पैक्शन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। So the next question of discussion is, with increase in water content the maximum dry density, with increase in the water content the maximum dry density increases, decreases, remains same and first increases then decreases। ठीक है,
फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, विद इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल। इस पे क्या फर्क पड़ता है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पे, देखिए तो इस पे समझते हैं इसके बारे में। देखो क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है कि जो आपका कॉम्पैक्शन होता है, मैं आपको बताऊं कॉम्पैक्शन आपके अगर हम बात करें तो जो पूरा का पूरा सॉइल कितना अच्छा कॉम्पैक्टेड स्टेट में है, सॉइल कितना खराब कॉम्पैक्टेड स्टेट में है। हम चाहते हैं कि हमारी जो सॉइल है वो बेस्ट से बेस्ट कॉम्पैक्टेड स्टेट में रहे। बेस्ट से बेस्ट कॉम्पैक्टेड स्टेट बोलने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप सॉलिड पार्टिकल्स को पास लेकर आ सकते हो उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। बेस्ट कॉम्पैक्टेड स्टेट बोलने का मतलब क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स बहुत बहुत ज्यादा पास हैं एक दूसरे के, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अभी इसको मैं समझाऊंगा क्यों अच्छा होता है हमारे लिए। तो देखो यहाँ पर ये हमें समझ में आया, बेस्ट कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स जितना ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के पास आ सकते हैं उतना पास आ चुके हैं वो। अब कॉम्पैक्शन कितना अच्छा है, कॉम्पैक्शन कितना खराब है, इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम एक पैरामीटर यूज करते हैं। उस पैरामीटर का नाम होता है, आपको वो पैरामीटर के बारे में ऑलरेडी पता है, उस पैरामीटर का नाम होता है क्या, ड्राई यूनिट वेट, या फिर मैं यहाँ पे यूनिट वेट के टर्म्स में अगर बात कर रहा हूं तो ऐसे लिख दिया मैंने। बाकी इसी चीज को मैं लिख सकता हूं क्या, ड्राई डेंसिटी, ड्राई यूनिट वेट या फिर ड्राई डेंसिटी, ठीक है। कॉम्पैक्शन कितना अच्छा है या कॉम्पैक्शन कितना खराब है, इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम एक पैरामीटर यूज करते हैं जिसका नाम होगा क्या, ड्राई डेंसिटी या फिर ड्राई यूनिट वेट। आपको इसके बीच में डिफरेंस पता होगा, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो यू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पैरामीटर्स वेरी वेल, आपको बहुत अच्छे से इनका डिफरेंस पता होगा। सिग्निफिकेंस सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों का थोड़ा सा अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। ये बेसिकली ड्राई डेंसिटी की अलग चीज है और ये बेसिकली थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम कॉम्पैक्शन के एक्सटेंट को डिफाइन करने के लिए इस पैरामीटर का यूज करते हैं, ड्राई डेंसिटी का। अब हम देखो, अब होता क्या है कि कॉम्पैक्शन प्रोसेस में पूरा का पूरा लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं। देयर आर सो मेनी लेबोरेटरी टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं कॉम्पैक्शन के अंदर, ठीक है। आपकी जो भी सॉइल होगी उस सॉइल के अंदर आप लेबोरेटरी टेस्ट करोगे, लेबोरेटरी टेस्ट करके, ठीक है, आप क्या करते हो, लेबोरेटरी टेस्ट करके आप डिफरेंट तरह के कर्व्स प्लॉट करते हो। यू विल प्लॉट डिफरेंट टाइप ऑफ द कर्व, जिसमें से वन ऑफ द कर्व के बारे में मैं यहां से आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं, ठीक है। मैंने बताया कि कॉम्पैक्शन जब हम सॉइल के ऊपर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अलग अलग तरह के लेबोरेटरी टेस्ट कंडक्ट करके, ठीक है, बहुत सारे तरह के टेस्ट होते हैं, उनके बेसिस पे अलग अलग तरह के कर्व हम प्लॉट करते हैं, जिसमें से एक कर्व मैं यहाँ पे आपको प्लॉट कर दिखाता हूं, ठीक है। एंड उस कर्व का नाम होता है आपका कॉम्पैक्शन कर्व, एंड एक्चुअली दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। एक मैं कर्व यहाँ पे आपको बनाकर दिखा रहा हूं, उस कर्व का नाम क्या है, कॉम्पैक्शन कर्व, कॉम्पैक्शन कर्व, दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्व। कर्व यहाँ पे बनाकर दिखाता हूं मैं। अभी जो कॉम्पैक्शन कर्व होता है, पहली बात तो ये किस किस के बीच में बनाया जाता है, ये आपका बनाया जाएगा वाटर कंटेंट एंड ड्राई यूनिट वेट, इन दोनों के बीच में कर्व बनाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, कॉम्पैक्शन कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन वाटर कंटेंट एंड ड्राई यूनिट वेट। अब किस तरह का कर्व बनता है, कर्व जो होगा कुछ आपका इस तरह का रहेगा, द कर्व विल बी समथिंग लाइक दिस, द कर्व विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरह का कुछ आपके पास ये कर्व होगा, ठीक है, इस तरह का कुछ कर्व होगा, ठीक। सो दिस इज बेसिकली, ये जो कर्व है इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्शन कर्व, ठीक है। यहाँ पे वाटर कंटेंट है, इधर क्या है हमारे पास, ड्राई यूनिट वेट है। अब यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली हमारा इसी कर्व के हेल्प से सॉल्व होगा। तो कॉम्पैक्शन कर्व है, अब देखो इसमें कॉम्पैक्शन कर्व में हमने देखना क्या है। देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मैंने बताया कि कॉम्पैक्शन कितना अच्छा है, कॉम्पैक्शन कितना खराब है, इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम पैरामीटर यूज करते हैं ड्राई यूनिट वेट। हम ये कंसिडर करेंगे, देखो ये एक्चुअली होता है कि जितना ज्यादा किसी सॉइल के लिए ड्राई यूनिट वेट रहेगा, जितना ज्यादा सॉइल का ड्राई यूनिट वेट रहेगा,
उतना ही बेस्ट कॉम्पैक्टेड स्टेट में आपकी वो सॉइल होती है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि हायर इज द वैल्यू ऑफ ड्राई यूनिट वेट, हायर इज द वैल्यू ऑफ ड्राई यूनिट वेट, बेटर इज द कॉम्पैक्शन ऑफ दैट सॉइल। उतना ही ज्यादा अच्छा सॉइल का कॉम्पैक्शन है। जितना कम किसी सॉइल के लिए ड्राई यूनिट वेट रहेगा या फिर ड्राई डेंसिटी रहेगी, ठीक है, ड्राई यूनिट वेट या फिर ड्राई डेंसिटी रहेगी, उतना ही खराब कॉम्पैक्शन है। बेटर इज द कॉम्पैक्शन, हायर इज द ड्राई यूनिट वेट, पुअर इज द कॉम्पैक्शन, पुअर इज लेसर इज द ड्राई यूनिट वेट। ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी सॉइल का ड्राई यूनिट वेट मैक्सिमम से मैक्सिमम रहे, ठीक है, जिससे कि हमें ये आइडिया लग जाएगा कि आपका सॉइल बेस्ट कॉम्पैक्टेड स्टेट में है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस कर्व में हम देखो क्या बता दो, यहाँ पे आपको पूरी इतनी कहानी क्लियर हुई होगी। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा बेसिकली टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है अपनी सॉइल का ड्राई यूनिट वेट मैक्सिमम पहुंचाना, क्योंकि आपका सॉइल अगर ड्राई, उसका सॉइल का अगर ड्राई यूनिट वेट मैक्सिमम हो जाएगा तो हम ये कह देंगे कि आपकी सॉइल बेस्ट कॉम्पैक्टेड स्टेट में आ चुकी है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉम्पैक्शन अच्छा है खराब है इसके लिए आप ये पैरामीटर यूज कर रहे हो, जितना ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ही बेहतर कॉम्पैक्शन रहेगा। सो हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू, इस पैरामीटर की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम रहे, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम है तो कॉम्पैक्शन कैसा है, बेस्ट कॉम्पैक्शन है आपके पास। ठीक, तो यहाँ पे इस कर्व में मैंने आपको ये देखो इधर जो बनाकर दिखा रखा है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ आपके पास ड्राई यूनिट वेट की वैल्यूज यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे। अगर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब इस कर्व के हिसाब से वेरिएशन देखो, ये मैंने यहाँ पे ये जो ऑर्डिनेट बनाकर दिखा रखा है, इस कर्व का ये जो मिड ऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे बनाकर दिखा रखा है बीच में, दिस इज एक्चुअली द, ये जो वैल्यू है आपके पास, दिस इज एक्चुअली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ड्राई यूनिट वेट, एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, गामा डी मैक्स से। I am representing the maximum value of dry unit weight by the letter gamma d max। देखो ये यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये मैक्सिमम है ना, गामा डी मैक्स की ये वाली मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज द, ये जो वैल्यू है दिस इज एक्चुअली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गामा डी मैक्स। तो ये मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिखा रखी है इस लेटर से। ठीक, अब देखो, अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है गामा डी मैक्स की, ये आपको एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पर ही देखने को मिल रही है। ठीक है, आपका ये वाटर कंटेंट जो है, जब सॉइल का वाटर कंटेंट यहाँ पे होगा उस समय पे हमें गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिल रही है। सो ये वाटर कंटेंट जिस पे आपको गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगी, उस वाटर कंटेंट को हम कहते हैं क्या, OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। सो एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट द वैल्यू ऑफ गामा डी विल बी व्हाट, मैक्सिमम। ठीक है, गामा डी की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कहां पे, OMC के बराबर, जब वाटर कंटेंट होगा सॉइल का OMC। ठीक है, इस समय पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। अब देखो, अब बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे कि विद इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, विद इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, ये देखना है हमें। देखो, अगर आप वाटर कंटेंट बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो वाटर, इसकी जो ड्राई डेंसिटी होती है, ड्राई डेंसिटी पे बेसिकली क्या इफेक्ट पड़ता है, ये यहाँ पे हमें डिस्कशन करना है। देखो, तो यहाँ पे बेसिकली वाटर कंटेंट के वेरिएशन के साथ गामा डी पे ड्राई डेंसिटी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है, दैट इज अवर पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ठीक, देखो यहाँ पे मैं इसको सिखाता हूं। अब अगर हम बात करें, आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जब सॉइल का वाटर कंटेंट, जब सॉइल का वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा कम है, यहाँ पे अगर आपका मान लो यहाँ पे कुछ वाटर कंटेंट इतना है, अगर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा कम है तो बहुत ज्यादा कम वाटर कंटेंट होने पे गामा डी की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, काफी कम निकल कर आ रही है, काफी कम निकल कर आ रही है ना। वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा अगर कम है तो उस समय पे गामा डी की वैल्यू क्या रहेगी, काफी कम रहेगी। ठीक है, अगर मैं गामा डी, ये वाटर कंटेंट की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करूं तो गामा डी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इनिशियली गामा डी वेरी वेरी लेस, जब वाटर कंटेंट बहुत कम है, आपने वाटर कंटेंट को इस तरह से इंक्रीज करवाना शुरू किया, गामा डी की वैल्यू भी इंक्रीज करना शुरू करी, इंक्रीज करते करते ये अपना एक मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई। कब, जब वाटर कंटेंट आपका OMC के बराबर पहुंच चुका। नाउ अब अगर वाटर कंटेंट आप और ज्यादा फर्दर इंक्रीज करोगे, अब अगर वाटर कंटेंट आप और ज्यादा फर्दर इंक्रीज करोगे, OMC से भी अगर आप वाटर कंटेंट आगे लेकर जाओगे तो गामा डी की वैल्यू क्या करने लगती है, डिक्रीज करने लगती है। गामा डी की वैल्यू फर्दर क्या करना शुरू कर देती है, डिक्रीज करना शुरू कर देती है। अब इसका रीजन देखते हैं हम, क्या एक्चुअली इसका रीजन होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस वेरिएशन। सो वाटर कंटेंट के वेरिएशन के साथ आपको गामा डी का वेरिएशन समझ में आ चुका। विद वेरिएशन ऑफ वाटर कंटेंट गामा डी फर्स्ट विल इंक्रीज
फिर एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचकर फिर से ये दोबारा डिक्रीज करना शुरू कर जाएगी। ठीक है, फिर से ये दोबारा डिक्रीज करना शुरू कर जाएगी। तो यहाँ पर देखो अब क्या करना है हमें, ऐसा क्यों होता है। देखो मान लो सॉइल हमने कंसिडर करी जिस समय पे उसका वाटर कंटेंट क्या है, बहुत ज्यादा कम है। आपने सॉइल कंसिडर करी, उस समय पे इसका वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा कम है। तो ये आपके पास सॉइल है, इनिशियली इसका वाटर कंटेंट क्या है, काफी ज्यादा कम है, यानी कि इसके वॉइड्स के अंदर जो वाटर है वो काफी ज्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर लोड अप्लाई करवाना शुरू करेंगे, whenever we will try to apply the load over this particular soil, जब आप इसके ऊपर लोड अप्लाई करोगे और इसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करोगे, तो देखो कॉम्पैक्ट करके हम कोशिश क्या कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट करके हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इन सॉलिड पार्टिकल्स को पास लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, अभी इनिशियली वाटर कंटेंट क्या है, काफी ज्यादा कम है, तो हम लोड अप्लाई करके इनको पास लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इस सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट बहुत कम है। तो होता क्या है यहाँ पे कि जब ये पार्टिकल्स को पास लेकर आने की आप कोशिश करोगे तो पार्टिकल्स को मूव करना पड़ेगा, तभी तो पार्टिकल पास आएंगे ना। नाउ जब पार्टिकल पास आने की कोशिश कर रहे होंगे तो उस समय पे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिलेटिव मोशन डेवलप होगा। उस रिलेटिव मोशन की वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफर होता है, यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन डेवलप होगा। उस फ्रिक्शन की वजह से ये पार्टिकल्स इतना इजीली पास मूव नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, ये पार्टिकल्स इतना ज्यादा इजीली पास मूव नहीं कर पाएंगे। आई रिपीट दिस पॉइंट अगेन, हम लोड अप्लाई करके पार्टिकल को मूव करवा के पास लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकल्स जब मूव करेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप होगा रिलेटिव मोशन की वजह से, जिस वजह से पार्टिकल्स इतना इजीली मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इतना इजीली मूव नहीं कर पाएंगे मतलब इतना ज्यादा पास नहीं आ पाएंगे, ठीक है। अगर पार्टिकल्स पास नहीं आ पाए तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि कॉम्पैक्शन अच्छा नहीं हुआ? ऐसे बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर पार्टिकल पास नहीं आ पाए तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉम्पैक्शन अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। अगर कॉम्पैक्शन अच्छा नहीं हुआ इसका मतलब क्या है कि गामा डी की वैल्यू क्या है, कम है। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर गामा डी कम है कॉम्पैक्शन मतलब अच्छा नहीं हुआ, अगर गामा डी बहुत ज्यादा है इसका मतलब कॉम्पैक्शन बहुत अच्छा है। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, फ्रिक्शन ऑफर होता है, फ्रिक्शन ऑफर होने की वजह से ये पार्टिकल पास नहीं आ पाते हैं, इसका मतलब कॉम्पैक्शन अच्छा नहीं हुआ। इसका मतलब गामा डी की वैल्यू आपको इनिशियली क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी, और यही यहाँ पर हो भी रहा है। इनिशियली वाटर कंटेंट कम है तो गामा डी की वैल्यू भी तो हमें कम ही देखने को मिल रही है ना। लेकिन अब क्या होगा, जब आपने इसके अंदर वाटर कंटेंट बढ़ाना शुरू करा तो गामा डी की वैल्यू फर्दर क्या कर रही है, इंक्रीज करना शुरू कर जा रही है। अब ये क्यों इंक्रीज हमें गामा डी की वैल्यू में देखने को मिलता है, ये देखते हैं। देखो अब आप इसमें वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम वाटर कंटेंट जो है वो इंक्रीज करवा रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द वाटर कंटेंट इनसाइड दिस पर्टिकुलर सॉइल। ये हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर वाटर कंटेंट इंक्रीज करवा रहे हैं। अब देखो क्या होगा, अब आपने इसके अंदर जब वाटर कंटेंट इंक्रीज करवाया और अब आप जब इसको लोड अप्लाई करवाकर पास लेकर आने की कोशिश कर रहे हो तो होगा क्या, अब ये जो वाटर आपने यहाँ पर ऐड किया है ये वाटर क्या करेगा, एक लुब्रिकेशन इफेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। लुब्रिकेशन का मतलब एक तरह से बेसिकली मान लीजिए कि वो एक तरह से फ्रिक्शन के इफेक्ट को ओवरकम करवाने की कोशिश करेगा। लुब्रिकेंट्स वगैरह आपको पता होगा शायद, जैसे ऑयल वगैरह हम यूज करते हैं ना साइकिल्स में, वो बेसिकली एक लुब्रिकेशन इफेक्ट ही तो प्रोवाइड करता है, वहां पे ऑयल जो होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वाटर क्या करेगा, ये वाटर एक लुब्रिकेशन की तरह से लुब्रिकेशन इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेगा, ठीक है। वो इस फ्रिक्शन का जो इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा था उस फ्रिक्शन के इफेक्ट को रिड्यूस कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। वाटर विल बी एक्टिंग एज ए लुब्रिकेंट एंड विल ट्राई टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन व्हिच वाज डेवलप्ड इन दिस केस, ठीक है। अब जब यहाँ पे लुब्रिकेंट का काम कर रहा है वाटर, तो ये फ्रिक्शन का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन का इफेक्ट कम हुआ तो ये सॉलिड पार्टिकल्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड इजीली पास आने लगेंगे, इजीली क्या हो जाएंगे, पास आने लगेंगे, इजीली मूव करने लगेंगे। अगर पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पैक्शन अच्छा हो गया। एंड अगर कॉम्पैक्शन अच्छा हुआ तो मतलब गामा डी की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक। लुब्रिकेशन इफेक्ट क्रिएट करवाया इस वाटर ने, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो गया, पार्टिकल्स इजीली पास आने लगे, ठीक है। कॉम्पैक्शन अच्छा हो गया, गामा डी की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी, ठीक। अब ये वैल्यू जो है, ये जो वाटर का जो इफेक्ट है यहाँ पे एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट तक ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
ठीक है, एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट की मतलब एक पर्टिकुलर वाटर अमाउंट तक ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप वाटर बहुत ज्यादा बढ़ाते रहोगे तो उसके बाद फिर एक दूसरा केस यहाँ पे क्रिएट होने लगता है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है गामा डी की बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है, ये आ गया यहाँ पे। और ये मैक्सिमम वैल्यू हमें देखने को मिलेगी कब, जब वाटर कंटेंट ओएमसी के बराबर होगा। नाउ अब क्या होगा, अब अगर मैं वाटर कंटेंट को और ज्यादा फर्दर बढ़ाना शुरू कर दूं, अगर हम इसको और ज्यादा फर्दर बढ़ाना शुरू करें तो इससे क्या होता है, अगर आप वाटर कंटेंट को ओएमसी से भी आगे लेकर जाओगे तो ये जो गामा डी की वैल्यू है वो फर्दर क्या करना शुरू कर देती है, कम होना शुरू कर जाती है। इट विल फर्दर स्टार्ट डिक्रीजिंग। कैसे, देखो ये क्यों दोबारा से कम होना शुरू हो जाएगी, अब हम वो देखते हैं। अब देखो, अब वाटर क्या हुआ, अब आपने वाटर बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे ऐड करवा दिया। अब हमने जो वाटर है यहाँ पे बहुत ज्यादा एक एक्सेस अमाउंट में ऐड करवा दिया है। अब हमने वाटर इस तरह से बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में यहाँ पे ऐड करा दिया। अब इसके वजह से क्या होता है यहाँ पे, अब वाटर बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में होने की वजह से वाटर एक सफिशिएंट क्वांटिटी में अब यहाँ पे आ चुका, तो अब उस वाटर को यहाँ पे अपना एक अलग से प्रॉपर स्पेस चाहिए रहने के लिए। ठीक है, पहले तो ठीक है वाटर यहाँ पे जो था वो थोड़ा बहुत था, ठीक है, जो कि इन पार्टिकल्स के आसपास इकट्ठा होके एक लुब्रिकेशन इफेक्ट करवा दे रहा था इस तरह से। ठीक है, लेकिन अब जब वाटर को हमने बहुत ज्यादा ऐड करवा दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, अब वो वाटर अब इतना एक्सेसिव अमाउंट में होने की वजह से उसको एक अपना पर्टिकुलर स्पेस चाहिए यहाँ पे इन वॉइड्स के अंदर रहने के लिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए उसको यहाँ पे रहने के लिए, तो वाटर को यहाँ पे वॉइड्स के अंदर रहना है। अब तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इन वॉइड्स में ये जो सॉलिड पार्टिकल्स थे, बेसिकली वाटर कहाँ पे रहेगा, इन वॉइड्स के अंदर ही तो रहेगा जो इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है। तो अगर वाटर बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में आ गया यहाँ पे, तो उसको जो वॉइड्स का स्पेस चाहिए वो स्पेस भी क्या चाहिए, काफी ज्यादा चाहिए। नाउ उस ज्यादा स्पेस को क्रिएट करने के लिए इन सॉलिड पार्टिकल्स को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर जाना पड़ेगा ना, इस तरह से थोड़ा दूर दूर होने लगेंगे एक दूसरे से। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे क्रिएट हुआ तो वाटर क्या करने लगता है, इन सॉलिड पार्टिकल्स को दूर दूर डिस्प्लेस करना शुरू कर देता है। दैट वाटर विल स्टार्ट डिस्प्लेसिंग द सॉलिड पार्टिकल्स अवे फ्रॉम ईच अदर। एंड अगर सॉलिड पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर डिस्प्लेस होने लगे तो होगा क्या, उस वजह से होगा ये कि कॉम्पैक्शन क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्शन का एक्सटेंट अब इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। कॉम्पैक्शन का टारगेट क्या था कि पार्टिकल्स को पास पास लेके आना, लेकिन अब ये पार्टिकल दूर दूर होने लगे, तो मतलब कॉम्पैक्शन की क्वालिटी खराब होने लगी। एंड कॉम्पैक्शन की क्वालिटी खराब होने लगी, इसका मतलब ये है कि गामा डी की वैल्यू भी कहीं ना कहीं क्या होने लगी, गामा डी की वैल्यू भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होने लगी। सो दिस इज द कंप्लीट वेरिएशन ऑफ गामा डी विद वाटर कंटेंट। इसके पूरे कर्व का जो भी रीजन होता है क्यों ये पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है, उसका पूरा मैंने आपको रीजन समझा दिया कि विद इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट फर्स्ट गामा डी विल इंक्रीज एंड विल रीच टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू which will be corresponding to water content equals to optimum moisture content. But if we further increase the water content more than optimum moisture content value, then gamma D value will start decreasing. क्यों डिक्रीज हो रही है, इनिशियली वाटर को जब हमने ऐड किया तो वो एज ए लुब्रिकेंट की तरह से काम किया जिसने फ्रिक्शन रिड्यूस करा है, पार्टिकल्स पास पास आने लगे जिससे वैल्यू इंक्रीज कर रही थी। लेकिन अगर वाटर बहुत ज्यादा हमने डाल दिया इसमें तो उससे क्या हुआ, इस वाटर ने इन सॉलिड पार्टिकल्स को डिस्प्लेस कराना शुरू कर दिया जिससे वो फिर से दूर दूर जाने लगे एंड फिर से गामा डी की वैल्यू क्या होने लगी, कम होना शुरू हो गई। सो दिस इज एक्चुअली द जो मैंने यहां पर भी बताया, दिस वाज द वेरिएशन ऑफ गामा डी विद वाटर कंटेंट with water content. This was the variation of gamma D with water content. ठीक है, तो अब ये मेरे ख्याल से अब इसका आंसर आप इजीली कर पाओगे इस क्वेश्चन का जो पूछा गया था। ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, इसका रीजन भी पूछा जाता है इंटरव्यूज वगैरह में, एंड ये पूरा ये भी पूछते हैं, कर्व से भी कई क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, with increasing the water content the maximum dry density first increases then decreases। ये हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, first increases then decreases। ठीक है, तो this is all about this particular question। now अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना शुरू करेंगे।
सो जो यहाँ पे हमारे पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको रब करवा देता हूँ, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। सो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको रीड करेंगे। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, द at zero air void line the degree of saturation of the soil will be equals to, at zero air void line the degree of saturation of the soil will be equals to, ये देखते हैं at zero air void line what will be the degree of saturation, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में बेसिकली, ठीक है। देखो क्वेश्चन में जीरो एयर वॉइड लाइन का जिक्र हुआ है, तो पहले पता हो कि हमें क्या होता है जीरो एयर वॉइड लाइन। ये जो यहाँ पे आपने कर्व प्लॉट किया ना, ये जो कर्व हमने यहाँ पे प्लॉट किया है, दिस इज एक्चुअली, ये आपके पास एक तरह से प्रैक्टिकल कर्व है, दिस इज ए प्रैक्टिकल कर्व, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, अभी मतलब समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। दिस इज ए प्रैक्टिकल कर्व, ठीक है। दिस इज एक्चुअली प्रैक्टिकल कर्व। प्रैक्टिकल कर्व बोलने का मतलब क्या है कि हमने प्रैक्टिकल किए अलग अलग वाटर कंटेंट पे सॉइल में, सॉइल के अंदर आपने वाटर कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट रखा एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पता करी गामा डी की, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने ये एक कर्व प्लॉट कर दिया। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन करिए आपने, टेस्ट परफॉर्म किए, टेस्ट परफॉर्म करके आपने वाटर कंटेंट चेंज किया, गामा डी पता किया, एंड ये फाइनली आप कर्व निकाल के लेके आए। लेकिन एक थ्योरेटिकल कर्व भी होता है हमारे पास, वी हैव ए थ्योरेटिकल कर्व आल्सो। देखो आपके पास एक थ्योरेटिकल कर्व भी होगा, और थ्योरेटिकल कर्व के बारे में अगर बात करूं तो इस तरह से लगभग आप क्या है इसको यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे जो लाइन एक तरह से मैंने प्लॉट करी है, फिर आप इसको कह सकते हैं जो मैंने कर्व यहाँ पे प्लॉट करा है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं क्या, जीरो एयर वॉइड लाइन। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जीरो एयर वॉइड लाइन, जीरो एयर वॉइड लाइन। और 100% सैचुरेशन लाइन, और 100% सैचुरेशन लाइन, और 100% सैचुरेशन लाइन, ये भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। जीरो एयर वॉइड लाइन या फिर 100% सैचुरेशन लाइन, एंड दिस इज एक्चुअली थियोरेटिकल। ये जो है कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली थियोरेटिकल, ये एक थियोरेटिकल चीज है, दिस इज एक्चुअली थियोरेटिकल। देखो अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ये आपसे पूछा जा रहा है, ये जो जीरो एयर वॉइड लाइन है इस पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या रहेगा। पहली बात तो ये हम डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा, कि ये प्रैक्टिकल कर्व में क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है, एंड इस थ्योरेटिकल कर्व में क्या डिफरेंस है। देखो इस प्रैक्टिकल कर्व के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो प्रैक्टिकल कर्व है आपके पास, इस कर्व में, इस कर्व को आप प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन लेकर प्लॉट कर रहे हो, पूरे आपने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस लिए वाटर कंटेंट के गामा डी के साथ, और उसके बाद आपने एक कर्व बनाया। अब इसमें अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल कर्व आपको क्या शो कर रहा है। देखो मैं एक पॉइंट अगर आपको बताऊं, अगर आप प्रैक्टिकल चीज की बात करोगे, बेसिकली ये जो कर्व है आपको कहीं ना कहीं कॉम्पैक्शन की डिग्री का ही तो आइडिया दे रहा है कि कितना कॉम्पैक्शन अच्छा हुआ है, कितना खराब हुआ है। भाई जितना जैसा गामा डी रहेगा वैसा ही कॉम्पैक्शन का एक्सटेंट है, ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका। कॉम्पैक्शन बताने के लिए हम क्या पैरामीटर यूज कर रहे हैं, गामा डी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगर हम प्रैक्टिकली केस की बात करें तो सॉइल्स में या फिर किसी भी चीज में, व्हाटएवर इज द स्ट्रक्चर, आप कभी भी लगभग 100% कॉम्पैक्शन अचीव नहीं कर पाते। कभी भी आप जो है 100% कॉम्पैक्शन अचीव नहीं कर पाते हो। कॉम्पैक्शन करके आप कोशिश क्या कर रहे हो, एयर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो वॉइड्स में से, या फिर एयर को बाहर लेकर आने की कोशिश कर रहे हो वॉइड्स में से। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि पूरी की पूरी एयर जो है वो वॉइड्स में से बाहर चली जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। कॉम्पैक्शन में इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव 100% ऑफ द एयर फ्रॉम द वॉइड्स, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल चीज है, जो प्रैक्टिकली हो रहा है वैसे हम बात कर रहे हैं। लेकिन थ्योरेटिकली हम क्या मानकर चल रहे हैं, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, वो जो मैंने यहाँ पर ये जो थ्योरेटिकल बनाकर दिखाया है ना, इसके हिसाब से हम मानकर क्या चल रहे हैं। अगर मैं इस थ्योरेटिकल चीज के हिसाब से बात करूं,
अगर मैं इस थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करूँ, जो मैंने यहाँ पे इधर बनाकर दिखाया है, इसके हिसाब से हम मानकर क्या चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि आपने 100% एयर रिमूव करा दी है फ्रॉम द वॉइड्स. यू हैव रिमूव्ड 100% ऑफ द एयर फ्रॉम द वॉइड्स. एंड अगर आपने 100% एयर वॉइड्स में से रिमूव करा दी, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एयर वॉइड कितने रहेंगे, उसके अंदर 0 एयर वॉइड रहेगा. उसके अंदर क्या रहेगा, 0 एयर वॉइड. ठीक है, देखो दोनों चीजें समझनी है. प्रैक्टिकल में 100% एयर रिमूव नहीं कर पाते, ठीक है, कुछ ना कुछ एयर वॉइड्स बच जाते हैं. थ्योरेटिकल में 0 एयर वॉइड, यानी कि पूरे के पूरे एयर जो है हमने वॉइड्स में से रिमूव करा दी है, यानी कि क्या है, 0 एयर वॉइड लाइन. तो ये जो आपने यहाँ पर इधर जो थ्योरेटिकल चीज बनाकर दिखाई है, इधर इस चीज को बनाने के लिए आपने क्या मान लिया कि हमने 100% वॉइड्स एयर वॉइड्स जो है 100% एयर जो है वो वॉइड्स में से रिमूव करा दी. दोनों में डिफरेंस आ गया यहाँ पे क्लियर. अब मैं क्या मान रहा हूँ, इस थ्योरेटिकल चीज पे, जो थ्योरेटिकल मैंने यहाँ पे कर्व प्लॉट किया है, इसके हिसाब से मैं मानकर चल रहा हूँ कि इस सॉइल के अंदर 0 एयर वॉइड्स प्रेजेंट हैं. इस सॉइल के अंदर क्या है, 0 एयर वॉइड्स प्रेजेंट है. तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, जो कर्व यहाँ पे मैंने बना रखा है इधर, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, 0 एयर वॉइड लाइन. 0 एयर वॉइड लाइन का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा लाइन है जिसपे एयर वॉइड्स क्या है, 0 है. जिसपे एयर वॉइड्स क्या है, 0 है. तो बेसिकली अगर मैं इस पे बात करूं तो एट थ्योरेटिकल कर्व या फिर एट दिस लाइन द एयर वॉइड विल बी व्हाट, 0. ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया है कि एट 0 एयर वॉइड लाइन व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ सैचुरेशन. आई होप ये अब आप इसका आंसर कर पाओगे खुद से. देखो 0 एयर वॉइड लाइन पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या रहेगी. देखो एट 0 एयर वॉइड लाइन व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ सैचुरेशन. अब मैं आपसे अगर पूछूं कि सॉइल के अंदर एयर वॉइड्स बिल्कुल 0 हैं, सॉइल के अंदर एयर वॉइड्स बिल्कुल 0 हैं. सॉइल के अंदर एयर वॉइड 0 होने का मतलब ये है कि वॉइड्स में एयर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है. एंड अगर वॉइड्स के अंदर एयर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि पूरे के पूरे वॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ वाटर प्रेजेंट है. ये मतलब हुआ इस चीज का. यही तो मतलब होता है कि वॉइड्स के अंदर या तो सिर्फ एयर रहेगा, या फिर सिर्फ वाटर रहेगा, या फिर सिर्फ दोनों रहेंगे, या फिर दोनों रहेंगे. लेकिन अगर वॉइड्स में से एयर, वॉइड्स के अंदर अगर बिल्कुल एयर नहीं है, इसका ऑटोमेटिकली ये मतलब है कि पूरे के पूरे वॉइड्स में कौन है, सिर्फ वाटर प्रेजेंट है. एंड अगर पूरे के पूरे वॉइड्स के अंदर सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, इसका ये भी मतलब हुआ कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज हाउ मच, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 100%. यही तो मतलब होता है. 0 एयर वॉइड, नो एयर, 100% वाटर. एंड हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 100% वाटर है पूरे के पूरे वॉइड्स में, तो मतलब क्या है, 100% सैचुरेशन, 100% सैचुरेशन. ठीक. सो एट 0 एयर वॉइड लाइन व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल बी हाउ मच, 100%. 100%. अब आपको ये चीज यहां से क्लियर हो गई होगी. क्वेश्चन का आंसर आपने देख लिया, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी समझ लिया इसके पीछे कि थ्योरेटिकली हम मानकर चल रहे हैं कि पूरे एयर वॉइड्स खत्म हो चुके हैं, यानी कि इसीलिए हमने इसको क्या कहा, 0 एयर वॉइड लाइन कहा. मतलब इस पे इस लाइन की मैं अगर ये जो बात करूं, मैंने जो यहाँ पे थ्योरेटिकल चीज बनाकर दिखा रखी है, इस पे हर एक पॉइंट पे, अगर इस थ्योरेटिकल कर्व पे आप देखोगे, जो थ्योरेटिकल कर्व यहाँ पर है, इस थ्योरेटिकल कर्व के हर एक पॉइंट पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन लगभग कितना रहेगा, 1 रहेगा, या फिर आप क्या कह सकते हो, 100% कह सकते हो. At every point of this theoretical curve, the degree of saturation will be what, 100% या फिर 1. But अगर हम इस प्रैक्टिकल कर्व के बारे में बात करें, तो इस पे at no point on this practical curve the degree of saturation will be 100%. कहीं पर भी 100% degree of saturation नहीं रहेगा if we talk about this particular practical curve. दोनों में डिफरेंस यहाँ से क्लियर आ चुका है कि क्यों 0 एयर वॉइड लाइन को ही हम 100% सैचुरेशन लाइन भी बोल रहे हैं. एक तरह से एक ही तो चीजें हैं दोनों, 0 एयर वॉइड लाइन एंड 100% सैचुरेशन लाइन. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब क्वेश्चन का आंसर क्या लगेगा इसका आंसर हम लगाएंगे क्या कि एट 0 एयर वॉइड लाइन द डिग्री ऑफ सैचुरेशन द सॉइल विल बी, ऑप्शन नंबर सी, इक्वल्स टू 100%. दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो ये यहां से हमारा समझ में आना चाहिए हमें. ठीक. अब हम बात करते हैं आगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना शुरू करेंगे. देखो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सब, इन्हें यहाँ पे हम क्वेश्चंस की हेल्प से मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं पूरा क्लियर कराया जा सके. बट इन चीजों के बारे में, थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल, इस कर्व के बारे में 100% नॉलेज यहाँ पे दे पाना इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल.
क्वेश्चंस के हेल्प से आपको एक क्लैरिटी आ जाती है, एक आइडिया लग जाता है, काफ़ी हद तक चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी 100% थियोरेटिकल नॉलेज यहाँ पे इन क्वेश्चंस में दे पाना दैट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल. यू हैव टू गो टू द लेक्चर सीरीज टू अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली. ठीक है, उसके लिए आपको लेक्चर सीरीज भी देखनी चाहिए. ठीक है, यू कैन गो टू द इंजीनियर सक्सेस एप्लीकेशन एंड जस्ट you can see the particular all the lecture series of this geotechnical engineering. पूरे के पूरे सॉइल मैकेनिक्स के जितने भी लेक्चर सीरीज हैं वो आप वहां पर देख सकते हो थ्योरेटिकली. वहां पे हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है. ठीक, और भी बहुत सी डिटेलिंग होती है इनमें जो वहां पे डिस्कस की जाती है. ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बट हम फिर भी बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा. यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्टली so many questions of this particular topic. आप बहुत सारे क्वेश्चन फिर भी इस टॉपिक के कर पाओगे इस क्वेश्चन सेशन की हेल्प से ही. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग. इसमें आपको बेसिकली ये 4 स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं. इंक्रीज इन शियर स्ट्रेंथ एंड बियरिंग कैपेसिटी. इंक्रीज इन शियर स्ट्रेंथ एंड बियरिंग कैपेसिटी. मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग. स्टेटमेंट 1 है इंक्रीज इन शियर स्ट्रेंथ एंड बियरिंग कैपेसिटी. Second, increase in slope stability. Third, decrease in the settlement of soil. Fourth, decrease in the permeability. Which of the above with respect to the compaction of soil is or are correct? इन चारों स्टेटमेंट में से with reference to the compaction कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है. ठीक, तो सबसे पहले तो इसे क्या करते हैं, रब कर देते हैं. सो क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया, आपको आइडिया लग चुका है क्वेश्चन का. अब देखो इसको देखते हैं. कॉम्पैक्शन करने से क्या होता है. कॉम्पैक्शन जैसे हमने ठीक है बात कर लिया हमने कॉम्पैक्शन कि भाई हम कॉम्पैक्शन में ये करते हैं, बट उस चीज का फायदा क्या है. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग द कॉम्पैक्शन ओवर द सॉइल, या फिर एनी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, किसी भी चीज पे कॉम्पैक्शन आप कर रहे हो तो उसका फायदा क्या होगा वो देखते हैं. देखो पहले लेट अस सपोज मैं 2 केस कंसिडर कर रहा हूं. पहले आपकी सॉइल इस तरह से थी, इस तरह से पहली हमारी सॉइल प्रेजेंट थी. इतने इतने दूरी पे सॉलिड पार्टिकल्स थे. दिस इज वॉइड्स. ये इनके बीच में क्या है, सब वॉइड्स हैं. दीज आर द वॉइड्स. अब आपने क्या करा, इन सॉइल के ऊपर कॉम्पैक्शन करके, इस सॉइल के ऊपर कॉम्पैक्शन करके आपने क्या करा, इन सॉलिड पार्टिकल्स को जो कि पहले इस तरह से थे, आप उनको इस तरह से लेकर आ गए. इस तरह से देखो. अब ये दोनों चीजों में हमें डिफरेंस ऑब्जर्व करना है कि इस चीज से क्या फायदा हुआ हमें. हमने ये जो कॉम्पैक्शन करा, हमने जो इसकी इस तरह से स्टेट चेंज कर दी, इससे फायदा क्या हुआ. देखो क्या फायदा हुआ. सबसे पहली बात, क्या सॉइल की स्ट्रेंथ, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी. कॉम्पैक्शन करके हम क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स को हम पास पास लेकर आ गए. हमने कॉम्पैक्शन किया, पार्टिकल को हम पास पास लेकर आ गए, जिससे कि इनके बीच में कांटेक्ट अच्छा हो गया. पार्टिकल्स, ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट अच्छा हो गया ना. पहले दूर दूर पे थे, इनके बीच में कांटेक्ट अच्छा नहीं था, लेकिन अब ये पास पास आ गए, जिससे कि इनके बीच में कांटेक्ट अच्छा हो चुका. तो क्या इस चीज से इसकी बियरिंग कैपेसिटी जो है, इस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी जो है, या फिर इसकी जो शियर स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ एंड बियरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएंगी. डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएंगी. देखो कैसे. बियरिंग कैपेसिटी बोलने का मतलब क्या है कि कितना ज्यादा आप सॉइल पे मैक्सिमम एक तरह से लोड अप्लाई करवा सकते हो. शियर स्ट्रेंथ वही मतलब है बोलने का कि एक तरह से स्ट्रेंथ एट द टाइम ऑफ फेलियर. ठीक है, यानी कि कितना आप इस सॉइल को शियर में लोडिंग अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो
शेयर स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम इस सॉइल की शेयर में, जब इसके ऊपर शेयर लोडिंग आ रही होगी, इस तरह से शेयर लोडिंग होती है ना, व्हेन वन लोड इज अप्लाइड पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये सॉइल आपका शेयर में कितना ज्यादा लोड ले पा रहा है, कितना मैक्सिमम लोड ले पा रहा है, दैट विल बी सिग्निफाइड बाय इट्स शेयर स्ट्रेंथ, एंड कितना आप इस पे लोड अप्लाई करवा पा रहे हो, दैट विल बी सिग्निफाइड इट्स बियरिंग कैपेसिटी, ठीक है। देखो, तो जब मैंने इस पे कॉम्पैक्शन किया, कॉम्पैक्शन करने से पार्टिकल पास पास आ गए, तो ऑब्वियसली बाय डूइंग दैट द शेयर स्ट्रेंथ एंड द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल विल गेट इंप्रूव्ड। कैसे? देखो, एक्चुअली अगर मैं कहूं कि सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ या फिर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, यानी कि बहुत ज्यादा है, अगर मैं ऐसे कहूं, तो इसका मतलब ये है कि इस सॉइल में आप बहुत अच्छे से बहुत सारा लोड ट्रांसफर करवा पा रहे हो, यही तो मतलब होता है, बहुत अच्छे से बहुत सारा लोड आप ट्रांसफर, बहुत ज्यादा लोड आप इसमें ट्रांसफर करवा पा रहे हो। लेकिन एक पॉइंट अगर हम दिमाग में रखें कि जो लोड ट्रांसफर होता है, लोड जो ट्रांसफर होता है, जैसे मान लो आपने सॉइल के ऊपर लोड अप्लाई करवाया, सपोज अब हम इसके ऊपर एक फुटिंग कंस्ट्रक्ट कर दें, इस तरह से अगर हम अब इसके ऊपर क्या कर दें, एक ये फुटिंग कंस्ट्रक्ट कर दी मैंने, तो जब ये फुटिंग जो है, अब ये जो अपना जो लोड अप्लाई करेगी, तो वो जो लोड इस सॉइल में ट्रांसफर होगा, वो लोड जो इस फुटिंग का, जो ये लोड आएगा इस फुटिंग की वजह से इस सॉइल में जो लोड ट्रांसफर होगा, ये कैसे ट्रांसफर होगा? ये ट्रांसफर होगा कैसे? बाय ग्रेन टू ग्रेन मैकेनिज्म। दिस पॉइंट वी शुड कीप इन अवर माइंड। लोड जो ट्रांसफर होगा इस सॉइल में, वो कैसे ट्रांसफर होगा? ग्रेन टू ग्रेन मैकेनिज्म से ट्रांसफर होता है। ग्रेन टू ग्रेन बोलने का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर लोड ट्रांसफर होता है। लोड कैसे ट्रांसफर होता है? ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट से लोड जो है वो ट्रांसफर होता है, यानी कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे लोड ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब देखो, यानी कि ये जो पार्टिकल पे लोड आएगा, इस पार्टिकल ये जो है वो दूसरे वाले सॉइल पे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। दूसरे वाले नीचे जो पार्टिकल्स है इन पे ट्रांसफर कर देगा, नीचे वाले पार्टिकल्स इन पे ट्रांसफर कर देंगे, नीचे वाले और फर्दर पार्टिकल्स पे, और ये फिर जो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये और ज्यादा नीचे जो सॉइल के पार्टिकल होंगे उन पे ट्रांसफर कर देंगे लोड को। यही होता है क्या? ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होना, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये दोनों केसेस में आपसे बात कर रहा हूं, आपको ये खुद से सोचना है कि इन दोनों केसेस में किस केस में आप ज्यादा लोड अप्लाई करवा सकते हो। सो ऑब्वियसली हम जो है ज्यादा लोड अप्लाई करवा सकते हैं किस केस में? इस वाले केस में। इस वाले केस में हम ज्यादा लोड अप्लाई करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कांटेक्ट है, पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। यानी कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को लोड इजीली ट्रांसफर करवा पाएगा, जिस वजह से इस सॉइल के अंदर आप ज्यादा लोड अप्लाई करवा सकते हो। अगर ज्यादा लोड इसके अंदर अप्लाई करवा सकते हो, इसका मतलब यह है कि इसकी बियरिंग कैपेसिटी या फिर इसकी शियर स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। लेकिन इसमें क्या होगा? इसके केस में ये पार्टिकल टू पार्टिकल जो कांटेक्ट है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो जब आप इसके ऊपर लोड अप्लाई करवाओगे या जब कोई भी फुटिंग का लोड इसके ऊपर आएगा, तो उससे क्या होगा कि वो लोड इतना अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे। क्यों? क्योंकि इनमें पार्टिकल्स के बीच में कांटेक्ट ज्यादा अच्छा नहीं है, पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा स्पेस है ना। देखो, दोनों केसेस में बहुत ज्यादा गैप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिससे कि लोड इतना अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे, ठीक है। एंड अगर लोड अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ऑब्वियसली इन दैट केस हम ज्यादा लोड भी अप्लाई नहीं करवा पाएंगे। भाई, जितना ज्यादा अच्छे से लोड ट्रांसफर होगा उतना ही ज्यादा आप लोड अप्लाई करवाओगे। यहाँ पे लोड अच्छे से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, मतलब हम ज्यादा लोड अप्लाई नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। सो इसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या रहेगी? कम रहेगी। इसकी बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगी। तो कॉम्पैक्शन करने से फायदा क्या हुआ? सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को हमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया ना। बियरिंग कैपेसिटी हैज बीन increased and obviously the shear strength has also been increased. shear strength भी क्या हो गई? इसकी इंक्रीज हो गई। shear strength भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ये भी हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। shear strength मतलब कि अब इस पे आप shear में भी और ज्यादा लोड अप्लाई करवा सकते हो। so this is the advantage of compaction। और क्या एडवांटेज हो सकता है? देखो, परमेबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डूइंग कॉम्पैक्शन ऑन द परमेबिलिटी? पहली बात तो परमेबिलिटी क्या होती है वही थोड़ा सा मैं बता देता हूं यहाँ पे। परमेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से सॉइल अपने अंदर से फ्लूइड्स को पास होने देती है। परमेबिलिटी इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अलाउज द फ्लो ऑफ फ्लूइड्स थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स। थ्रू इट्स इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स। ये जो इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स है ना यहाँ पर सब,
सॉइल क्या करती है, सॉइल के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी वजह से वो फ्लूइड्स को इन इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स में से पास होने देती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी। तो फ्लूइड को इसके वॉइड्स के अंदर से पास करना है, ये मेन पॉइंट है। नाउ फ्लूइड को इन वॉइड्स में से पास होना है। अब एक सिंपल सा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है कि देखो मैं यहाँ पर पहले ये बता देता हूँ कि जितना इजीली फ्लूइड पास हो रहा है वॉइड्स में से उतनी ही ज्यादा परमेबिलिटी सॉइल की है, एंड जितना डिफिकल्टी से फ्लूइड्स वॉइड में से पास होगा उतनी ही कम परमेबिलिटी सॉइल की है। ठीक है, नाउ फ्लूइड को वॉइड में से पास होना है, फ्लूइड को आसानी से वॉइड में से फ्लूइड आसानी से वॉइड से अंदर से पास कब हो पाएगा, जब इन वॉइड्स का साइज बड़ा होगा तो फ्लूइड बहुत इजीली इनके अंदर से पास हो जाएगा। लेकिन अगर इन वॉइड्स का साइज कम हो जाए, अगर इन वॉइड्स का साइज कम हो जाए तो डेफिनेटली फ्लूइड को इनके अंदर से पास होने में क्या रहेगी, डिफिकल्टी रहेगी। दूसरी बात, अगर यहाँ पे इस वाले केस में वॉइड का साइज ज्यादा है, इस वाले केस में वॉइड का साइज कम है, मतलब इसमें फ्लूइड इजीली पास हो जाएगा। एंड अगर फ्लूइड इजीली पास हो रहा है इस वाले केस में, इसका मतलब क्या है, इसकी परमेबिलिटी इस वाले केस में परमेबिलिटी ज्यादा है, इस वाले केस में परमेबिलिटी ज्यादा है। अगर इस वाले केस में वॉइड का साइज छोटा हुआ, फ्लूइड को पास होने में डिफिकल्टी होगी, फ्लूइड को पास होने में डिफिकल्टी होगी मतलब परमेबिलिटी क्या है, कम है, मतलब परमेबिलिटी इज लेस, यानी कि परमेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई, परमेबिलिटी लेस। तो अगर हम यहाँ पे पूछें कि कॉम्पैक्शन करने से आपने परमेबिलिटी को क्या करा दिया, कम करवा दिया, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कॉम्पैक्शन करके आपने वॉइड्स का साइज कम कराया, वॉइड्स का साइज कम होने से परमेबिलिटी भी क्या हुई, कम हुई। सो परमेबिलिटी भी क्या इफेक्ट पड़ा, परमेबिलिटी आपकी कम हो गई। परमेबिलिटी को मैं के से लिख रहा हूं, परमेबिलिटी हैज रिड्यूस्ड। एंड ऑब्वियसली सेटलमेंट्स जो होंगे, सेटलमेंट्स भी कॉम्पैक्शन होने के बाद क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। द सेटलमेंट विल ऑल्सो रिड्यूस, सेटलमेंट जो होंगे ना सॉइल के अंदर वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्शन। सेटलमेंट्स विल ऑल्सो रिड्यूस बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्शन। क्यों कम हो गए सेटलमेंट, सेटलमेंट कम होते हैं, सेटलमेंट का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स जो है इधर उधर मूव करेंगे, पार्टिकल इधर उधर मूव करेंगे, वही तो सेटलमेंट होता है। अब आपने कॉम्पैक्शन करके पार्टिकल्स के मूव करने का स्पेस ही कम करा दिया, भाई पार्टिकल्स जितना ज्यादा वॉइड्स होंगे उतना ज्यादा पार्टिकल्स इन वॉइड्स के अंदर इधर उधर मूव करेंगे। लेकिन अगर बाई चांस आपने अगर वॉइड्स का साइज कम करा दिया तो पार्टिकल्स के मूव होने के लिए स्पेस भी तो कम हो गया। अगर पार्टिकल के मूव होने के लिए स्पेस कम हो गया, इसका मतलब क्या है कि सेटलमेंट्स क्या हो गए, कम हो गए। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग द कॉम्पैक्शन। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, कॉम्पैक्शन करने से क्या फायदा होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा कि कंसिडर द फॉलोइंग, इसने पूछा था इंक्रीज इन शेयर स्ट्रेंथ एंड बेयरिंग कैपेसिटी, दोनों बिल्कुल ठीक है, दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। डिक्रीज इन परमेबिलिटी, यस डिक्रीज इन परमेबिलिटी, परमेबिलिटी कम हो रही है। डिक्रीज इन सेटलमेंट, सेटलमेंट भी क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो सारे के सारे पॉइंट्स आपके ठीक दे रखे हैं इसमें, ये सब कॉम्पैक्शन की वजह से ही तो हुआ है। सो अगर हम इस पे बात करें तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कॉम्पैक्शन, ये सारी चीजें हमें देखने को मिली हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। देखो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी की सारी, आप सिंपल छोटी छोटी चीजों में रिलेट कर सकते हो अपनी लाइफ से इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट को, कि भाई वॉइड का साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, वॉइड का साइज कम हो रहा है तो क्या होगा। सो तो ये क्वेश्चन में ये चारों हमारे पास बेसिकली क्या है, कॉम्पैक्शन के एडवांटेज हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूं पहले। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें, द एक्सटेंट ऑफ द कॉम्पैक्टनेस ऑफ सॉइल is represented in the terms of, the extent of the compactness of soil is represented in the terms of, ऑप्शन है हमारे पास ड्राई बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ऑप्शन ए इज बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ऑप्शन बी ड्राई यूनिट वेट, ऑप्शन सी सैचुरेटेड यूनिट वेट, एंड ऑप्शन डी इज व्हाट, सबमर्ज यूनिट वेट। सो आई थिंक कि अगर आपने पुराने क्वेश्चंस कर लिए हैं, पुराने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली कर दोगे। मैंने क्लियरली बताया था कि कॉम्पैक्शन कितना अच्छा हुआ है, कितना खराब हुआ है। इस चीज को डिफाइन करने के लिए हम पैरामीटर यूज करते हैं, क्या, ड्राई यूनिट वेट, या फिर ड्राई डेंसिटी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। ठीक है, जितना ज्यादा ड्राई डेंसिटी उतना बेहतर कॉम्पैक्शन, जितना कम ड्राई डेंसिटी किसी सॉइल के लिए उतना खराब कॉम्पैक्शन। सो हायर इज द वैल्यू ऑफ dry density, better is the compaction, lower is the value of dry density, poorer is the compaction, poor is the
कॉम्पैक्शन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, और ये कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा भी जा चुका है कि क्या पैरामीटर यूज किया जा सकता है टू रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ कॉम्पैक्शन। क्या यूज करते हैं? वी विल बी गोइंग विद द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ड्राई यूनिट वेट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अब ये जैसे कि यहाँ पे आपने, आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कॉम्पैक्शन में और भी कुछ अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशंस, आने वाले सेशंस में। इससे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं से आपका बेसिकली ऐसे ही इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे अलग अलग क्वेश्चंस बना लिए जाते हैं। सो अगर ये कॉन्सेप्ट्स आप समझ रहे हैं इजीली, सो यू विल बी इजीली सॉल्विंग द डिफरेंट प्रॉब्लम्स। आप आसानी से बहुत इजीली अलग अलग जो भी क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व कर लोगे, प्रीवियस ईयर हो, चाहे कोई रेफरेंस बुक के हो, चाहे कहीं से भी क्वेश्चंस हो। सो अब बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में दोबारा से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।